अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। जैसा कि बोला था 3 एपिसोड आएंगी, 3 एक रिकॉर्ड कर चुके हैं, दूसरी और फिर एक रह गई। सो नावल मिस्टर पोजेसिव सर्व, अगर आप टिकटॉक पे हैं तो दिया ज़हरा नावल सर्च करें, आपको अकाउंट मिल जाएगा, डीजी ऊपर नाम लिखा होगा तो वो फॉलो कर लें। वो दिया ज़हरा की टीम ही हैंडल कर रही है। उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो उधर भी दिया ज़हरा नावल्स, अगर फेसबुक पे हैं तब भी दिया ज़हरा नावल्स, और अगर यूट्यूब पे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी आपको पता ही होगा। सो अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो लाजमी जाके फॉलो कर लें प्लीज़ प्लीज़। उसके साथ ही नावल मिस्टर पोजेसिव लव की एपिसोड 28 को रीड आउट करेंगे। हमें भूल गई एपिसोड कैसी थी। ओके चलो स्टार्ट लेते हैं। सॉरी मैं लेट हो गई। तेज़ कदमों से भागते वो बैग कंधे से हटाए अपने डेस्क पर रखते गहरे गहरे सांस भरते बोली थी। इसने एक आखिरी गहरा सांस भरा। तुम्हें पता था ना आज एक अहम मीटिंग है, फिर भी अब जल्दी करो, थोड़ा सारे पेपर तैयार करके निशा मैम को दे आओ। फ़ायज़ा ने इसे देखते तनबीहा लहजे में कहा, और आखिर में इसका लहजा नखावट और बेजारी लिए हुए था। वो बेजारी यमन वहीद के लिए ना थी, वो निशा मैम के लिए थी। क्या हुआ? क्या फिर से कुछ हुआ है क्या? पेपर अपने डेस्क से उठाते इसने पेपर्स को सीधा करते फाइल में लगाते हल्की मुस्कुराहट से पूछा, यार वो खुद को क्या समझती है? सारी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की और अब प्रेजेंटेशन वो देगी। अजीब है, सारे पॉइंट ले लिए मुझसे। फ़ायज़ा ने हाथ में पकड़ा पेन डेस्क पर पटका। वो खासी गुस्से में थी। यमन वहीद ने इस बात में सर हिलाया और लब हल्के से दबाए। दुख होता है जब आपकी मेहनत पर क्रेडिट कोई और ले जाए। गर्ल्स जल्दी करो। और यमन पेपर किधर हैं प्रोडक्ट्स के? वेयर इज़ फाइल? निशा की आवाज़ पर इन दोनों ने पलटकर इसे देखा। यमन ने आगे बढ़ते फाइल इसे दी जो इसने नखावट से पकड़ी, जबकि फ़ायज़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इसे देख रही थी। ये पकड़ो तुम सब, और तुम ये पकड़ो। निशा ने अपने पीछे कुछ वर्कर के हाथों से बुके लेते फ़ायज़ा की सामने फ़ायज़ा के साथ बाकी लोगों को भी दिए और यमन वहीद की तरफ भी गुलाबों का बुके बढ़ाया। इन सब ने नासमझी से इस बुके को देखा। मैम ये क्यों? फ़ायज़ा ने बुके के बाद निशा को देखते सवाल किया था। वहाँ खड़े हो जाओ, सब चलकर खामोशी से, जब क्लाइंट आए तो इन्हें दे देना। निशा ने हाथ झाड़ते हुक्मिया लहजे में कहा था। फ़ायज़ा ने बुरी तरह दांत पीसे, जबकि यमन इसकी हालत पर हल्का सा मुस्कुराई थी। यार अब क्या बुत बनकर यही खड़े रहे? वह सब पिछले 15 मिनट से वहाँ खड़े थे लेकिन कोई नहीं आ रहा था। फ़ायज़ा ने बेजारी से गहरा सांस भरा। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इन सब की गर्दन दरवाजे की जानिब मुड़ी। बुकों पर इनकी गिरफ्त सख्त हुई और लबों पर मुस्कुराहट चमकी। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। एक साइड होते इसने दरवाजे का हैंडल पकड़ते दरवाजे को मुकाबले के लिए मुकम्मल वाक किया। कीमती जूतों में मकीद एक भारी कदम अंदर दाखिल हुआ। एक हाथ पैंट की पॉकेट में था, जबकि दूसरा हाथ टाई की नॉट ठीक कर रहा था। वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे 3 लोग भी दरवाजे को अबूर करके थे। इसके भारी कदमों की छाप खामोशी में गूंज उठी थी, बड़ी वासिया गूंज थी। वहाँ खड़े स्टाफ ने इसकी जानिब बुके बढ़ाते इसे वेलकम बोला था, जबकि बुके इसके पीछे खड़े लोग पकड़ रहे थे। वो आगे बढ़ रहा था। हर तरफ स्टाफ था। नज़रें सताइश से इसकी जानिब उठ रही थी, लेकिन क्या हर नज़र? नहीं, हर नज़र तो सताइश से नहीं उठी थी। एक नज़र साकित थी, गहरी साकित नज़र। इसे आगे बढ़ता देख वो लड़की साकित हो गई थी। गुलाबों के बुके पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसकी काली आंखें साकित थी, बिल्कुल साकित। इसे लगा हर तरफ जैसे सन्नाटा सा छा गया है। वो वहाँ अकेली है और इस शख्स, हाँ, इसकी नज़रें इस लड़की पर जमी हुई थी, गहरी चमकती नज़रें। इसने एक कदम उठाया, बालों में हल्का सा हाथ फेरा। इसके साथ आए आदमी पीछे रुके थे। नहीं। यमन के लबों से अटकते अल्फाज इतनी मध्यम आवाज़ में अदा हुए कि कोई सुन नहीं पाया था, जबकि वो इसके हरकत करते लब देखकर एक तरफा मुस्कुराया। दूसरा कदम उठाया गया था। यमन वहीद को बस इस वक्त वहाँ इसके कदमों की गूंज ही सुन रही थी। वो बस हैरत और बेयकीनी के सन्नाटों में घिरी हुई इसे देख रही थी। वो तीसरा कदम उठाते इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। इसने आंखें एकदम पूरी खोली और लबों पर गहरी मुस्कुराहट खींची। चमकती आंखों के साथ वो गहरी मुस्कुराहट मस्मराइज कर देने वाली थी। नहीं, इसकी नज़रें अब भी सिर्फ और सिर्फ इसे देख रही थी, जबकि कदम हल्का सा लड़खड़ा कर पीछे हुए थे। गुलाबों का बुके इसके हाथ से छूटता इन दोनों के दरमियान इनके कदमों में घिरा। हाँ, ऐसे ही गुलाब 4 साल पहले एक रात वो शख्स जला कर गया था। इसे वो हॉस्पिटल की रात बेसाख्ता याद आई थी, बहुत अचानक।
इसे हैरत के साथ डर महसूस हुआ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसकी जानिब झुकते वो इसकी हैरत से फैली आंखों में झांकते नहायत धीमी आवाज़ में बोला, आंखों में चमक लिए, और तुम मुझे भूली ही कब होगी। इसकी आवाज़ अब भी धीमी थी, मस्मराइज करती धीमी गंभीर आवाज़, और आंखें, काली आंखें चमक रही थी, सर्द सी, पुरस्रारी से भरी। वो सांस रोक गई। हाँ, वो सांस लेना भूल गई थी सामने खड़े शख्स की वजह से। एक सनसनी सी इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। कदम लड़खड़ा गए तो वो पीछे को हुई। घटिया रास्ते अपने मुसाफिर को खुद तक वापस ले ही आते हैं। इसने इसकी जानिब जरा और झुकते बाईं आंख विंक की। बहुत धीरे से यमन का अटका सांस बहाल हुआ। वो गहरे गहरे सांस पड़ने लगी थी कि कहीं वो मर ही ना जाए। घटिया रास्ते वफादार होते हैं, तू मुझे ही देख लो। वो खुलकर मुस्कुराया और चेहरा इसके चेहरे के मज़ीद करीब गया। यमन वहीद की आंखों में खौफ के साथ गुस्सा भी भरा। वो कुछ समझ नहीं पाई थी। हाँ, वो जाज़िब कमाल था। वो इसे पूरे 4 साल बाद फिर थरथराती सर्द शामों में मिल गई थी। हाँ, वो शख्स अब भी वैसा ही था, गहरा, पुरस्रार सा, खुदगर्ज। खौफ इसकी आंखों से होता पूरे जिस्म में फैल गया। इसके लफ्ज़ों की तपिश से वो हिल नहीं पाई थी। इसका चेहरा बुरी तरह दहक उठा था। ऐसा नहीं हो सकता। इसने अपने पास झुकते इस शख्स को देखा। एक फंदा सा हालत में अटका, लब धीरे से वाह हुए। इसने दोनों हाथ उठाते इसे पीछे को धक्का दिया। वो एक कदम पीछे हुआ, बड़खड़ाई, और फिर इसकी साइड से निकलते वो भागने लगी थी। इसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इसे अब अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ कबूल नहीं कर सकती थी। 4 साल पहले इसकी ज़िंदगी से क्या कुछ नहीं हुआ था। इसकी ज़िंदगी में क्या अब कोई कमी बाकी थी? इसकी मौजूदगी से क्या कुछ नहीं हुआ था। इसकी पुश्त को देखते वो सर झुकाए, लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। इसने आज भी वही रंग पहना था जो आखिरी मुलाकात पर पहना था। हाँ, वो सुर्ख रंग, और इस रंग में इसका महकता वजूद आज भी वैसे ही था जैसे 4 साल पहले। रेड रोज़, वेलकम बैक। वो लबों पर अंगूठा फेरता आगे बढ़ा, इसके पीछे, जबकि बाकी स्टाफ हैरत से इन्हें देख रहा था, और इस हैरत में देखने वालों में बासिल अहमद भी शामिल था। वो वहाँ से चला गया। इसके साथ आए आदमियों ने आगे बढ़ते इन्हें मीटिंग रूम की तरफ चलने को कहा। वो सब नासमझी से कंधे झुकाते एक दूसरे को देखते वहाँ से हट गए। वो 3 से 4 स्टेप्स तेज़ी से उतरती नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ी थी, जबकि मज़ीद 2 कदम लेते ही वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी। इसका दिल अभी भी काँप रहा था। कदमों की तेज़ आहट पर इसे लगा इसका दिन बंद हो जाएगा। वो अपने आप को इसके सामने बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बिल्कुल इसके वजूद के करीब आकर रुक गया। इसके वजिया चेहरे से दिलकशी की शुआएं सी फूट रही थीं। यमन के बाल इसके चेहरे के तरफ बिखर के इसने गर्दन उठाए इस शख्स को देखा। एक सिसकी इसके लबों से आज़ाद हुई। वो 2 जानों इसके पास बैठा और दोनों भुएं उठाईं और बाईं आंख छोटी की। वो अब भी इसे देख रही थी, ख़राब होती हालत में भी। 4 साल, 2 माह, 9 घंटे, 36 मिनट और। वो 2 पल को रुक गया। इसकी हैरत से फैली आंखों में झांका और फिर हाथ में बंधी महंगी घड़ी पर एक नज़र डाली। 45 सेकंड बाद दीदारे दुश्मन यार कैसा लगा? वो भुएं उठाए हल्की मुस्कुराहट से इसे देखते पूछ रहा था। इसकी आंखें अब भी वैसे ही चमकती थी जैसे 4 साल पहले अपने हर अमल के बाद चमकती थी। यमन वहीद के वजूद में एक अनदेखे एहसास की लहर दौड़ी। इसने गर्दन मोड़ ली, आंखें ज़ोर से मींची, होंठ बीच डाले, गहरा सांस भरा। वो क्यों भाग रही थी इससे? क्या वो गलत थी? नहीं तो वो शख्स गलत था। फिर वो क्यों भागे? इसने वापस से गर्दन इसकी जाने मोड़ी। अब इसकी आंखों में खौफ नहीं था, वहाँ मजबूती साफ देखी जा सकती थी। वो अपने अंदर की कैफियत क्यों आंखों से या करे? हमेशा की तरह घटिया तरीन। वो ज़मीन पर गिरे ही पाँव की उंगलियों पर आए जख्मों को नज़रअंदाज करते लब नीचे बोली, हा हा हा। वो कहका लगाकर हंसा, गर्दन पीछे को ढलकाए। हाँ, पागलों की तरह, वही पुरानी पागल करती आदत। लेकिन घटिया काम तो आज भी हम दोनों ने अभी तक नहीं किए। दोनों आईब्रो उठाते वो मस्मराइज करती नज़रों से इसे देखते हल्की राजदाराना आवाज़ में गोया हुआ, तुमने दुआ करना छोड़ दी थी क्या? सुकून बर्बाद हो गया खामखा। एकदम इसकी मुस्कुराहट सिमट गई, चेहरे पर सर्द मेहरी लिए
तासरात खतरनाक हद तक संजीदा हो गए। यमन वहीद का सांस रुक गया। तुमने गलत किया। वो नफ़ी में सर हिला गया, 2 बार, फिर 3 बार। इसकी आंखें सर्द हुई और जबड़े पीस लिए गए। अब मेरी बारी है। लब पीछे हद दर्जा पुरस्रारियत में कहे गए वो जुमले यमन वहीद का रहा सहा सांस भी सुखा गए। वो किस बारे में बात कर रहा था वो नहीं जानती थी। रफ्ता रफ्ता मैं सुलगा डालूंगा हर चीज़, हर जज्बात कि अपने किए पर तुम पछताओगी। इसकी जानिब झुकते इसने एक गर्म सांस इसके चेहरे पर छोड़ी। वो साकित आंखों से इसे देखती रही, फैली हुई साकित काली आंखें। वो किस बारे में आखिर बोल रहा था? गुड लक। इसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते इसके लफ्ज़ों में सख्ती थी। वो खड़ा हुआ और पलट गया। वो वहीं बैठी रही थी कितनी ही देर। वो हमेशा इसे लुत्फ़अंदोज़ी का समा समझता था। वो इसे तंग करता था, इससे हर चीज़ छीन लेता था। वो ऐसा ही था, खुद गर्ज खूनी। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ कलब, कहीं भी बाहर मत जाना। हमेशा की तरह दी गई हदायत इसने वापस दोहराई थी। कलब ने गहरा सांस भरते इस बात में सर हिलाया। खाना मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, अवन में गर्म करना बस, वो और खा लेना। कफलिंग्स लगाते इसने धीमे लहजे में कहा। वो सोफे से छलांग लगाकर उठी थी। वो वैसी ही थी जैसे पहली थी, वही बेतुकी बातें। अच्छे शोहर। गुलाबी लब दांतों तले कुचलते वो इसके मुकाबले आकर खड़े होते नहायत नरमी से बोली थी। असीर आलम ने कोट पहनते इसे देखा। वो आज बड़े ऑफिसर्स के साथ लंच पर जा रहा था, कुछ डिस्कस करने। इसके इतने प्यार पर असीर आलम के दिल के जज्बात पल में बदले थे। ये जो तुम ऐसी हरकतें करती हो कलब, तुम्हें ये बहुत महंगी पड़ेंगी अपनी जान पर। सीने पर बाजू बांधे इसने आंखें छोटी करते से घूरा। वो लब दबाए सर झुकाए हंस थी। फिर जब सर उठाया तो लबों पर पहली मुस्कुराहट गायब थी। ईवा कहती है वो हमारी दोस्त है और हम कभी इसके घर नहीं गए, बस एक बार गए थे जब अंदर वाले शोहर पागल हो गए थे, उन्होंने मारा था इंसान को तब। क्या हम चले जाएं आज? इसने उंगलियां मरोड़ते गर्दन ऊपर उठाए, लब भी काट डाले थे। इसकी बात और एक एक हरकत को देखते वो बालों में हाथ फेरते आंखें मीच गया। वो कई दिनों से पूछना चाह रही थी, ईवा ही इससे मिलने आती थी बस। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि तुम आज मेरा इंतज़ार करोगी। हरगिज़ सोना नहीं है। इसके दोनों कंधों पर हाथ रखते इसने धीरे से झुकते इसकी गर्दन के पास चेहरा ले जाते गहरा सांस भरा। वो इसकी हरकत पर धीरे से लड़सी। मैंने तुम्हें 4 साल दिए हैं कलब, अब मैं तुम्हें 4 पल भी नहीं दूंगा। तुम आज मेरा इंतज़ार करोगी, मुझे मेरे इंतज़ार का इनाम चाहिए। सुलगते लब इसकी गर्दन पर रखते इसने धीमे लहजे में कहते गर्दन पर दांत काढ़े। वो सिसक पड़ी थी, जबकि फिर से सुलगता लिमिस गर्दन पर महसूस करते इसकी आंखें खुल गई। वो हल्के से कांप गई थी। हम वहाँ जाएंगे पुलिस वाली जी, हम कहीं बाहर नहीं गए कभी। और वो बोलते बोलते रुक गई। जब कंधे पर दांतों की चुभन महसूस हुई थी, सांस सीने में अटका, इसने ज़ोर से आंखें मीची। मैं छुट्टी ले लूँगा कुछ दिनों में, हम फिर हर जगह जाएंगे, लेकिन मेरे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी कलब, कहीं नहीं। वो वापस सीधा खड़ा होते तनबिया लहजे में बोला। इसके चेहरे पर सख्ती थी जिससे इसने मुंह फुलाया था। खुदा हाफिज बोलो, मुझे देरी हो रही है। वो माथे से बाल हाथों से साइड करता नीचे झुका। कलब ने खूफकी से इसे देखा। वो रुख मोड़ गई तो मुकाबले शख्स के चेहरे पर सख्त तासरात उभरे। मैं तुम्हारी जान निकालूंगा कलब, दोबारा तुमने मुझसे रुख हल्का सा भी मोड़ा तो, चाहे तो अभी आजमा कर देख लो। सर्द पथरीले लहजे में कहते इसने सख्ती से इस लड़की की बाजू दबोची थी। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता इसे अपना सीर कर गई थी। 4 सालों में इस शख्स ने टूट कर इसे चाहा था। वो रुख इसकी तरफ करके बाजू पर सख्त सी गिरफ्त पर इसकी आंखों में नमी चमकी। इसने धीरे से एड़ियाँ उठाते गुलाबी नर्म लब इसके माथे पर रखे। वह सुकून से आंखें बंद कर गया था। इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। इसे भी अब माथे से लबों पर अपडेट करना पड़ेगा। इसके गुलाबी लबों पर हल्के से उंगली फेरते इसने चमकती सब्ज आंखों से कहा। वो नासमझी से इसे देखने लगी थी। आप गंदे हैं। वो पलट गई और बुलंद आवाज़ में कहा गया। वो एक जगह रुक गई। वो जानती थी वो क्या कर रहा होगा। वो हमेशा ऐसा ही करता था। इसे पलटने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा। सर को खम देते इसने एक हाथ पीछे बांधा और दांत वसूल की। कलब ने पैर पटका। वो ऐसा ही करता था। हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो तेज़ आवाज़ में बोलती आगे बढ़ गई थी। वो धीरे से हंसा। यकीन मानो दिल असीर, रात मुझे तुम्हारे लबों से अल्फाज सुनने भी नहीं है। मेरा कुछ और करने का इरादा है। वो बेबाकी से बोलते जूते पहनते बाहर निकल गया।
लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट थी। वो हमेशा इसकी वजह से ही आती थी। बाहर निकलती मुस्कुराहट सिमट गई। वो तुम्हारे हाथ से हर बार कैसे निकल जाता है? फाइल टेबल पर जोर से पटकते सामने खड़ा ऑफिसर इंग्लिश में सख्ती से बोला। 4 साल पहले इसने तुम्हें खुलेआम वार्निंग दी थी और इसने वो कर भी दिखाया। इसने बैंक नहीं लूटा। तुम पागल हो? अगर वो डॉन है तो इसके पास अरबों रुपए होंगे। इसने ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करवाया था एक अकाउंट से, तुम लोगों को भटका कर। ऑफिसर की तेज़ आवाज़ फिर से गूंजी थी। वह सर झुकाए खड़ा था, आंखों में सुर्खी तैर की। सर, हम रोकने की कोशिश में हैं। वो धीमी आवाज़ में बोला कि एहतराम ज़रूरी था। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, ऊपर से मुझ पर प्रेशर पड़ रहा है। वो खुलेआम सारा कुछ कर रहा है, मुझे रिजल्ट चाहिए। ऑफिसर गहरे सांस भरता बोला। इसने लब पीछे इस बात में सर हिलाया। इसकी वेपन डीलिंग का क्या हुआ? ऑफिसर ने पीछे खड़े काशी को देखते सवाल किया था। इनका लहजा सख्त था। सर, वो खबरी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वो कहीं और वेपन लेकर गए थे। काशी की मध्यम आवाज़ पर ऑफिसर ने ज़ोर से टेबल को ठोकर मारी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिला हुआ है इसके साथ। हाँ, 10 साल हो गए हैं इससे ये सब करते हुए, और हमेशा वो हमारे हाथ से निकल कैसे जाता है? मुझे सारी डिटेल दो। ऑफिसर ने कुर्सी पर बैठते इन दोनों को शाकी नज़रों से देखा। सर, मैंने अपना एक आदमी इसके घर भेजा है, उम्मीद है वो काम कर दे। बाकी डिटेल ये रही। असीर आलम ने पीछे मुड़ते शीशे की मेज से फाइल उठाते ऑफिसर के टेबल पर रखी। इसके हाथों की रगें उभरी हुई थी। वो बेहद तेज़ गुस्से में था। सर, 22 मार्च को इसने ब्लैक मनी एक अकाउंट जो कि इसके किसी आदमी के ज़रिए इस्तेमाल था, इसे ट्रांसफ़र करवाया था। कहाँ करवाया था हमें पता चल चुका है। यह रहा, इसने इन पैसों को इटली के एक आदमी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया था। इसने सारा पैसा वाइट करवाया कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी। इसने इंग्लिश में कहते एक पेपर ऑफिसर की जाने बढ़ाया। चेहरे पर सख्ती थी। 2 साल तक इसके किसी गलत काम की कोई खबर नहीं। सब सोच रहे थे वो खामोश हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने इटली से लड़कियां मुख्तलिफ मुल्कों में शिफ्ट की और साथ साथ लंदन के एक बैंक में इसने अपने क्लाइंट की ब्लैक मनी जमा करवाई, इन्हें वाइट किया। इसने एक कदम उठाते दूसरा पेपर सामने रखा। ऑफिसर ने मुतासर कुन नज़रों से इसे देखते कुछ पुरसुकून सांस लिया। पिछले साल डिपार्टमेंट में से 4 आदमी पकड़े गए जो इसके साथ थे। वो आदमी फिर गायब हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से इसने मार दिया होगा क्योंकि वो 2 पल को रुका और ऑफिसर की टेबल पर दोनों हाथ जमाते आगे को झुका। उन्होंने बताया था वो सील एडम के लिए काम करते हैं, बस इतना ही। और उसने इन्हें मारकर इनके टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर फेंक दिए। वह सर्द लहजे में बोला था, जबड़े सख्ती से पीछे, और वापस खड़ा हुआ। इसके 4 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिली और डिपार्टमेंट को वो टुकड़े इकट्ठे करने में तकरीबन 3 हफ्ते लगे। इसने गहरा सांस फंसा के सपुर्द किया था। मुझे वो कोई साइको केस लगता है। हमें सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन सबूत नहीं है। इसने इतनी सफाई से सारे काम किए हैं कि एक भी प्रूफ नहीं है। मैंने सुना था कि नेकी इस तरह करनी चाहिए कि दाएं हाथ ने की तो बाएं को पता ना चले, लेकिन असील एडम जुर्म ऐसे करता है कि इसके दाएं हाथ ने जुर्म किया तो बाएं को पता नहीं होता। इसने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते नफ़ी में सर हिलाया। वो परेशान हुआ था। हम सबको पता है इसके गलत कामों का, लेकिन सबूत नहीं है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम जल्द से पकड़ लेंगे, जल्द ही। इसके लहजे में पूरी असरारी छा गई। इसकी सब आंखें चमक उठी थी। वो माफिया जल्द पकड़ा जाएगा, जल्द सामने आ जाएगा सर। और मज़ीद ये कि अब भी कोई है ऐसा जो इसके लिए काम करे हमारे ही दरमियान रहकर, क्योंकि 4 दिन पहले जब हमें इसे पकड़ना था वो वहाँ आया ही नहीं। शायद इसे पता चल गया था हमारी बहुत अहम फाइल्स की इन्फॉर्मेशन लीक होगी जो इन ऑफिसर्स की थी जो इसकी मखबरी कर रहे थे, इसलिए इसने इन्हें मार दिया। बस किसी तरह इसकी एक तस्वीर हमारे हाथ लग जाए। असीर आलम गहरी सांस भरते बोला। ऑफिसर ने इस बात में सर हिलाया। सर, एक ऑफिसर दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुआ। वहाँ बैठे सबकी नज़र इस पर गई। सर, मैं इसके घर गया था। मैं बहुत मुश्किल से बचकर निकला हूँ। अब वो मुझे मार देगा। मुझे बस ये चंद तस्वीरें मिली हैं। वो ऑफिसर शदीद सर्दी में भी माथे पर आया पसीना साफ करते हड़बड़ाहट में बोला। असीर आलम ने इसके हाथ से तेज़ी से तस्वीरें ली। इसकी आंखें हैरत और नागवारी से फैली। इसकी आंखों में गुस्सा उभरा था। काशी ने आगे बढ़ते तस्वीर को देखा। वो इसकी बीवी की तस्वीर थी, 4 साल पुरानी तस्वीरें। असीर आलम ने इन तस्वीरों को पलट कर देखा। इसके लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हुए। अपने कीमती वक्त से मैंने एक कीमती वजूद के लिए कीमती वक्त निकाल लिया है। एक तस्वीर के पीछे एक काली स्याही से बड़े वाज़े अंदाज में लिखा था। वार्निंग थी जैसे। असीर आलम ने जबड़े पीछे, चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो तनफन करता तस्वीरों को लिए बाहर निकल गया। क्या हुआ? किसकी पिक्चर थी?
ऑफिसर ने हैरत से जाते देखा था और इंग्लिश में बोला। काशी ने ऑफिसर की तरफ देखा। वो सरिन की वाइफ की पिक्चर थी। काशी ने फिक्रमंद लहजे में कहा, क्या वो कनेडियन डॉन एक पुलिस ऑफिसर के पीछे पड़ गया है? ऑफिसर ने माथे पर तेवरी चढ़ाए कहा, इसकी जान के पीछे। काशी खोए हुए लहजे में बोला था। वो घर आया तो बर्फबारी हो रही थी। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, असद गहरी संजीदगी। इसने क्लब को कभी घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया था और इसके हिफाजत के लिए भी घर से थोड़ा फासले पर कुछ आदमी हायर किए थे। साथ घर के बाहर कैमरा भी लगवाए थे। तभी वो तस्वीरें 4 साल पुरानी थी। लेकिन क्या इस डॉन के लिए वो आदमी हटाना मुश्किल काम था? वो तो बस मसरूफ़ था और अब वो मसरूफियत से हटकर इस लड़की को हासिल करने की तरफ आने वाला था। असीर आलम ने गाड़ी लकड़ी के बने अपने घर के सामने रोकी थी। यूं भी यहाँ घर काफ़ी महंगे थे, सो वो घर बेहतर था। छोटा सा मुकम्मल घर। वो अंदर दाखिल हुआ। 3 स्टेप्स चढ़ते इसने बाएं जानिब कदम मोड़े। दिले असीर, इसे पुकारते इसके लहजे में सालों बाद बेचैनी आई थी। सिर्फ इस एक शख्स की वजह से वो आगे बढ़ा। छोटे से लाउंज में कोई नहीं था, ना किचन में कोई था। वो बेडरूम की जानिब बढ़ा। मैंने कितनी बार तुमसे बोला है, जब मैं आऊँ तो तुम मुझे बाहर मिलो। वो कमरे में दाखिल होते बोला था, लेकिन वो वहाँ भी ना थी। इसने वॉशरूम चेक किया, वो कहीं नहीं थी। इसका दिल एकदम तेज़ी से धड़का और फिर बंद होने को किया। वो तेज़ी से बाहर निकला था। इसे दिल की धड़कनें मध्यम पड़ती महसूस हुई। वो इसकी आंखों के सामने ना थी। यह अज़ियतनाक था। कल्बे असीर, इस आवाज़ से देते वो पागल होने को था। वह घर से बाहर निकला और गाड़ी में बैठने लगा। बर्फ़ इसके सर पर गिर रही थी। फिर कुछ याद आने पर वो रुक गया। इसके मजबूत कदम कुछ कदमों के फासले पर बने ईवा और इसके हस्बैंड के घर की तरफ उठे। इसने दरवाजे पर जाते दरवाज़ा नॉक किया। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और ईवा का हस्बैंड नमूदार हुआ। इसने मुस्कुरा कर असीर आलम को देखा और इसे अंदर आने का रास्ता दिया था। वो अंदर दाखिल हुआ। चंद कदमों बाद ही वो रुक गया। इसके माथे पर बल पड़े थे। होंठ पींच डाले, जबकि मुठ्ठियाँ सख्ती से पींची थी। वो जुलसाती नज़रों से इसे देख रहा था। क्लब दांतों पर बुरी तरह जमाते वह दर्जा गुस्से में था। वो डाइनिंग चेयर पर बैठे ईवा के हाथ से कुछ खा रही थी। वो कितना डर गया था और ऊपर से ईवा का हाथ इसके बाजू पर देखते इसने घूर कर ईवा के हाथ को देखा। बेहतर यही है कि तुम इधर ही रुक जाओ। दांत खचकाते इसने तंदोतेज नज़रों से इसे देखते कहा था। ईवा के हाथ में नवाला था जो क्लब के मुंह की तरफ था। क्लब का सांस वहीं अटक गया। वो कम ही इससे गुस्से से बात करता था। ये लो खाओ। ईवा ने नवाला इसके मुंह में डाल दिया। असीर ने मुठ्ठियाँ सख्ती से पींची और जला देने वाली नज़र से ईवा के बाद क्लब को देखा। इसका सांस मजीद हलक में अटका। ईवा की माँ पाकिस्तान से थी और डैड इधर के थे। तभी वो अच्छी उर्दू बोल लेती थी, जबकि इसका शोहर भी कनेडियन ही था। वो तनफन करता आग का शोला बना आगे बढ़ा था। इसे गवारा ही ना था कि इसे कोई छुए, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। इसे ईवा का क्लब को छूना शदीद नागवार गुजरा था। इसने क्लब की नाजुक कलाई सख्ती से दबोची और आगे बढ़ गया। वो डर गई थी। इससे एक बार फिर से वो कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हलकान हुई थी, जबकि इसकी गिरफ्त इसकी कलाई पर सख्त होती जुनून खेजी में बदली। वो इसे घर ले आया था और इसे लिए बेडरूम में गया और इसे झटके से सामने किया। वो थूक निगलती से देखने लगी। लब काटते इसके चेहरे पर खौफ था। मैं क्या बकवास करके गया था? तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। और तुमने क्या किया? इसकी कलाई को छोड़े इसने गिरफ्त इसके बाजू पर बनाई। इसकी नाजुक कलाई पर मुकाबल की सख्त उंगलियां छप गई थी। इसने इसकी आंखों में सर उठाते देखा जहाँ सुर्खी छाई हुई थी। आपने बोला था पुलिस वाले जी, बकवास नहीं की थी। या खुदा किधर जाए। वो आंखें की बाहर झपकते तशवीश से बोली थी, लेकिन इस बार वो वाकई गुस्से में था। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि अपने वजूद को छूने दो इस लड़की को? क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी? मत भूलो कल्बे असीर, तुम और तुम्हारा वजूद मेरा है और वो तुम्हारा नहीं है। मेरा हक तुमसे ज़्यादा है। वो दांतों पर जमाए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते सख्ती से घुराया कि इसकी सर्द सी आवाज़ पर वो कांप उठी थी। आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे कि कोई भी ऐरी गैरी उठकर तुम्हें छुए? इसने इसके बाजू को झटका था जो रोने की तैयारी में थी, लेकिन मुकाबल के सर पर तो गुस्सा सवार था। माथे पर तेवड़ी चढ़ाए वो इससे सवाल कर रहा था। वो इन हस्बैंड वाइफ को पिछले 5 सालों से जानता था, लेकिन फिर भी क्लब को हाथ लगाने पर इससे शदीद गुस्सा आया था इस लड़की पर। जाओ और शावर लेकर आओ फ़ौरन। इसने इसका बाजू छोड़ा और आगे बढ़ते लकड़ी की अलमारी से इसका ड्रेस निकालते वापस आते इसे दिया। क्लब ने झुके सर के साथ इस ड्रेस को पकड़ा। वो रो देती थी अब भी, लेकिन अब वो बहुत कम ऐसा करती थी। इससे समझ आने लगी थी कुछ बातों की, और सबसे ज़्यादा ये कि वो इसके लिए हद से ज़्यादा जुनूनी था।
वो तो इस पर लड़कियों की गिरफ्त बर्दाश्त नहीं करता था, कुछ जाके लड़कों की। वो सिर्फ इसकी थी, सिर्फ असीर की कलब। जारी है। जैसा कि नज़र आ रहा है एपिसोड लॉन्ग है, पता नहीं कितने वर्ड की थी। ओके, उसके साथ ही अगर आप पहले बताया था इन सब में से किसी प्लेटफॉर्म पे है तो लास्ट में फॉलो कर लें राइटर को, और एपिसोड को लास्ट में शेयर करें अपने नॉवलिस्ट फ्रेंड के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।